नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। आज हम एक सामाजिक मुद्दे की चर्चा यहां आपसे करने के लिए हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपना इस सामाजिक मुद्दे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये एक समाज से जुड़ी हुई घटना है। कथावाचक कौन होता है? जो कथा करना जानता हो, जिसको ज्ञान हो, जिसको संस्कृत का उच्चारण कर सके, उसके अर्थ का अनर्थ ना करे। धार्मिक जो पुस्तकों में जो बात लिखी है वो उसका सही तरीके से पाठन करे, सही तरीके से लोगों को उसकी ज्ञान की बातें बताए। मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई और पैमाना तो हो नहीं सकता। फिर भी इटावा में जो कुछ हुआ वो शर्मनाक था। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में कथावाचकों के साथ हुई जाति और अमानवीय अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में दिख रहा कि भीड़ ने दो कथावाचकों के साथ मारपीट की, एक की चोटी और बाल काट दिए। उन्हें महिला के पैर छूने और नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कथावाचक मुकुल मणि यादव ने कहा कि हमारा सिर मुंडवा दिया गया, चैन छीन ली, कहा तुम लोग कथा के हकदार नहीं। पूरा गांव ब्राह्मणों का था, ऐसा अपमान कभी नहीं देखा। महिला से पेशाब करवाई गई और छिड़क कर कहा गया कि जाओ अब शुद्ध हो गए। ये कौन सा नियम है? कौन से धर्मशास्त्र में ऐसा करना लिखा है? मुझे इसकी शायद जानकारी नहीं है और जानकारी करना भी नहीं चाहता। इस मामले में राजनीति तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने कथावाचकों को लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया, तो दूसरी तरफ गांव की रेणु तिवारी और उनके पति इटावा के सीनियर पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे। उन्होंने कथावाचकों पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए शिकायत की और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। ब्राह्मण समाज महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण देवे ने कहा कि ये लोग फर्जी आधार कार्ड बनवाकर ब्राह्मण बनकर गलत तरीके से गुमराह करते थे। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने अपने आप को ब्राह्मण बताया, इसके बाद कथावाचक बने। इन कथावाचक के पास दो आधार कार्ड भी सामने आए हैं। इसकी भी जांच शुरू की गई है। दोनों आधार कार्ड का नंबर एक ही है, उस पर एक ही व्यक्ति की फोटो भी लगी है, लेकिन उस पर नाम जो है वो दोनों के अलग अलग हैं। गांव की रेणु तिवारी और उनके पति जयप्रकाश तिवारी मंगलवार की देर शाम इटावा के सीनियर पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे। उन्होंने छेड़खानी की शिकायत करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। ब्राह्मण समाज महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण देवे ने भी बताया कि फर्जी आधार कार्ड बनवाकर ब्राह्मण बनकर गलत तरीके से ये गुमराह करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों ने अपने आप को ब्राह्मण बताया, इसके बाद कथावाचक बने, लेकिन जब वहां पर सच्चाई खुल गई तब यह घटना हुई। उन्होंने कहा कि हम मारपीट की हम लोग निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि महिला के साथ में छेड़खानी हुई, इसकी जांच की जानी चाहिए और उन कथावाचकों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़ित महिला रेणु तिवारी ने बताया कि हमारे यहां ये कथा कहने पहुंचे थे। जब हम लोग पहले दिन की कथा समाप्त होने के बाद भोजन करवा रहे थे, उस वक्त कथावाचक ने हमारी उंगली पकड़कर हमारे साथ बदतमीजी की और छेड़खानी कर दी। तभी हमने अपने पति को बताया। उसे समय मौजूद वहां पर आक्रोशित हो गए लोग और उसके साथ में मारपीट हुई। हमने अभी पुलिस अधिकारी से इसकी शिकायत की है। ये लोग फर्जी तरीके से ब्राह्मण बनकर आए थे और आधार कार्ड भी फर्जी बनवा रखे थे। पीड़ित महिला का पति जयप्रकाश तिवारी, उनका कहना है कि वो हरिद्वार में रहते हैं और प्राइवेट नौकरी करते हैं। हम लोग हमें कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जैसे ही शाम को उन लोगों ने मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी की, छेड़खानी करी, वैसे ही हम लोगों ने उनका विरोध किया, तो वो लोग हमको धमकाने लगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे संबंध अखिलेश यादव से हैं, हम तुम्हें घर से उठवा लेंगे। उसी समय पता चला कि ये लोग यादव हैं। मैं बाहर रहता हूं, मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, हम लोग डर गए। इसके बाद वहां पर स्थानीय लड़कों ने उनके साथ में मारपीट की, जो कि ठीक नहीं था। हम अपने अधिकारियों से इसकी शिकायत करते हैं और निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हैं। जो पुलिस अधीक्षक हैं ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, वो आगे बताते हैं कि पीड़ित महिला ने कुछ बातें बताई हैं, उस पर विवेचना की जा रही है और सच्चाई के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सपा सुप्रीमो इटावा में यादव समाज के कथावाचक का सिर मुड़वाकर अपमानित किए जाने की घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं कि दरअसल सरकार का जो मिजाज होता है, समाज की शक्तियों का संचालन भी उसी दृष्टि से होता है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे यह लगता है कि समाज के कुछ लोग ऐसा समझने लगे हैं कि यह सरकार उनके दिल और मन की सरकार है, इसी वजह से वो दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार कर रहे हैं।
सरकार ने कहा कहीं भी यह संदेश देने की कोशिश नहीं की कि कोई इस प्रकार की किसी घटना में शामिल होगा तो उसका अंजाम क्या होगा। यह सारा काम सरकार के संरक्षण में हो रहा है। अखिलेश ने बिना कोई संदर्भ दिए दावा किया कि पीडीए समाज पर जुल्म इसलिए हो रहा है क्योंकि 2500 लोग ही इस सरकार को चला रहे हैं और इधर उधर वो 2500 लोग ही खेल कर रहे हैं। कुछ वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग कथावाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। ये लोग आखिर इतनी ताकत कहां से पा रहे हैं। अगर उन्हें पीडीए समाज के लोगों से इतना ही परहेज है तो वो घोषित कर दें परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी लोग पीडीए समाज द्वारा दिए गए चढ़ावे, दान, दक्षिणा इत्यादि को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा राजनीतिक लाभ लेने के लिए घटनाओं को होने देना चाहती है। उन्होंने इटावा घटना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार में बैठे लोग लगातार अन्याय कर रहे हैं और प्रभुत्ववादी वर्चस्ववादी लोग पीडीए के परिवार को लोग धमका रहे हैं। चलिए, ये तो बात रही राजनीति की। इसके पहले घटना क्या थी वो भी मैंने आपको पूरी बता दी। अब सवाल ये उठता है कि दरअसल कथावाचक क्या कोई ब्राह्मण बन सकता है? क्या कथा कहने का अधिकार उन यादव को लोगों को नहीं है जिनको कथा का ज्ञान था? यहां पर दो अलग अलग बातें हैं। पहली बात तो हमको यह समझनी पड़ेगी कि क्या उनका जुल्म सिर्फ इतना था कि वो यादव थे और उन्होंने कथा पढ़ी। दूसरी बात यह है कि ये 2 फर्जी कार्ड, 2 नाम, ये एक क्राइम का मामला है। इसका अगर आपको इसकी समाज को पता था कि ये 2 आधार कार्ड रख रहा है, एक में यादव नाम है, एक में ब्राह्मण बना हुआ है, तो इसकी शिकायत आप पुलिस को दर्ज करा सकते थे। पुलिस इसकी तहकीकात करती और उसके बाद में फिर उनको जेल भेजा जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने सामाजिक न्याय को उचित समझा, आपने उनको वही दंडित देना उचित समझा। पेशाब करवाई गई, बाल मुंडवाया गया, मारा गया, पीटा गया, आप उनको पकड़ते। अगर उसने कहा कि आपके साथ गुमराह किया, आप उसको ब्राह्मण समझ के आपने उनको घर में बुलाया, लेकिन आप जो है वहां पर यादव समाज से आते हैं और दूसरे पक्ष को यह गवाह ये नहीं था कि हमको यादव से कथा नहीं करवानी। आप सीधे से उसको पकड़ के जाते पुलिस थाने में कि इसकी शिकायत करते कि इसने हमको गुमराह किया, इसने हमारे साथ धोखाधड़ी की और इसने अपना नाम छिपाया, अपनी जाति छिपाई। इसके बाद पुलिस को जो उचित लगता वो इस मामले में करती। लेकिन ये कहां का न्याय है और ये कोई भी सामाजिक न्याय उचित नहीं ठहरा सकता किसी को भी कि आपने उनके साथ में जुल्म की सारी हदें पार कर दी, आपने उसको मारा, पीटा और सबसे बड़ी बात समाज में एक गलत संदेश दिया जिससे लाखों लोगों के मन में अब तरह तरह के सवाल आने लगे। अब लाखों लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे। वो सवाल पूछेंगे कि ब्राह्मणों ने यह कर दिया, वो सवाल ये पूछेंगे कि क्या इस तरह के आज भी विचार चल रहा है? क्या आज के युग में, आधुनिक युग में, जब हम एक साथ चलने की बात कर रहे हैं, जब हम एक भारत की बात करते हैं, तो क्या एक भारत में ये छोटे छोटे अलग अलग भारत भी बसते हैं? इन सब सवालों के जवाब कौन देगा? एक छोटी सी घटना ने इस देश में एक अलग तरह का भ्रम पैदा किया और इस भ्रम के कारण ही इस आज सोशल मीडिया पर समाज के प्रति अलग अलग बातें बनाई जा रही, पूछी जा रही हैं। मैंने पहले कहा कि अगर उसके 2 आधार कार्ड थे या उसने महिला के साथ में बदतमीजी की तो इसकी शिकायत पुलिस को करनी चाहिए। पुलिस इसके साथ न्याय करती, जांच करती, विवेचना करती, उसके आधार पर उन दोनों को जो दंड होता वो दिया जाता। लेकिन उसके ऊपर पेशाब से, छींटे से ये करना या उसके साथ मारपीट करना, ये किसी भी शोभनीय समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। और इसीलिए आज लंच के पंच के इस खास बुलेटिन में हमने इस मुद्दे को उठाया, इस सामाजिक मुद्दे को उठाया और फिर से ये बात कि कथा कहने का अधिकार किसको है? कथा वो कह सकता है जिसको उसका ज्ञान हो। ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। ज्ञान सबके लिए है, कोई कहीं से भी अर्जित कर सकता है और कथा कह सकता है। इसके लिए एक जाति विशेष का होना ये हो सकता है कि किसी वक्त में किसी समाज में चलता रहा हो, लेकिन आज के धर्म में, आज के युग में और आज के पूरे परिवेश में इसको हम जायज नहीं ठहरा सकते। किसी भी एंगल से इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। शुक्रिया।